ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा घेरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी, जिनके नेतृत्व में ये योग प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, उनको हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, आदरणीय वारन जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और वो ऑटो सिस्टम से पूरी तरह से आरोग्य संपन्न रहने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। जो भी हम आचार विचार व्यवहार अपने आप कर रहे हैं, उसी के द्वारा अपना आरोग्य सही रहे, ऐसी व्यवस्था भगवान ने लगाई है। ऑटो सिस्टम से रिपेयर की व्यवस्था लगाई है। लेकिन हमारी जीवन शैली और हमारा आहार विचार, उसमें बिगाड़ होने के कारण आज हमारी स्थिति मतलब पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। और उसका कारण है हमारी जीवन शैली। अभी उसमें ज़्यादा हम बदलाव तो नहीं कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भी घर में बैठे तो हमेशा आदत डाले ऐसे बैठे, नहीं तो क्या होता है ऐसे बैठ जाते हैं। मतलब कोई घर में बैठे तो ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठने से भी हमारे शरीर पर परिणाम होता है, हमारे शरीर का जो कार्य चल रहा है उसमें बिगाड़ आता है। इसलिए हमेशा सीधे बैठो, मतलब ऐसे भी नहीं बैठना है, ऐसे सामान्यतः सीधा बैठना है। मेरुदंड सीधा रहे। मेरुदंड के माध्यम से ही जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके द्वारा हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसका मैसेज ब्रेन को जाता है। ब्रेन उसके ऊपर जो डिसीजन देता है वो डिसीजन पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। तो वहाँ पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। जैसे ही हम ऐसे होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव आ जाता है, तो वो कार्य जो सही ढंग से होना चाहिए नहीं होता है। ऐसे अनेकों छोटी छोटी क्रियाएं वो हम कर सकते हैं। अभी जैसा जीवन शैली में लेट सोना या जल्दी उठना, लेट सोने के लिए तो कोई दुरुस्ती नहीं कर सकता है, लेट सोना ही होता है। तो लेकिन कम से कम
6 बजे से 6 बजे के पहले उठना जरूरी है, ये तो कर सकते हैं, मतलब कितना भी समय हो, लेकिन 6 बजे से पहले उठकर अपना मतलब मल विसर्जन होना जरूरी है। चाहे आप बाद में 2 घंटा सो जाए, लेकिन पहले 6 बजे से उठकर उठना ही चाहिए। अभी बहुत कठिन परिस्थिति में बाद में सो जाए तो ठीक है, लेकिन मल विसर्जन 6 के पहले होना चाहिए। ये कुछ गोष्ठी जो है वो हम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और हमेशा ध्यान रहे कि 2 खाने के बीच में 6 घंटे से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए और 4 घंटे से कम अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार हमने कुछ खाया तो 4 घंटे के पहले कुछ खाना नहीं चाहिए और 6 घंटे के आगे जाना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो तुरंत कोई पूछता है कि रात्रि को तो समय ज़्यादा होता है, लेकिन रात्रि की बात अलग है, वहाँ पर हमारा बहुत सारा कार्य रुक जाता है, इसलिए वो समय नहीं गिना जाता है। जब जागृति का समय है उसमें हमारे खाने का समय, मतलब खान पान, जब खाना खाया है तो 4 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या होता है, अभी आपने चावल पकाने के लिए समझो आधा घंटा लगता है चावल पकने के लिए, तो 1 किलो चावल आपने पकाने के लिए तपेली में रख दिया और गैस चालू किया, आधा घंटा लगता है। 15 मिनट होने के बाद आपने दूसरा आधा किलो चावल उसमें डाल दिया, तो आप समझ गए क्या होगा। मतलब आधा घंटे के बाद पहले वाला चावल तो पक जाएगा, लेकिन दूसरा वाला आधा ही रहेगा। अभी आधा वो पकने के लिए आप और 15 मिनट चलाएंगे तो पहले वाला का क्या होगा, पहले पूरा पानी पानी हो जाएगा। मतलब ये स्थिति जैसे हम समझ सकते हैं, वैसे ही हमारे पेट के अंदर स्थिति होती है। हम 4 घंटे के 2 घंटा हो गया, फिर कुछ खाया तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब उसमें आधा अधूरा अन्न पाचन मिक्स हो जाता है, तो उसका निचोड़ सही ढंग से नहीं निकलता है। इसलिए 4 घंटे से पहले दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए और 6 घंटे के आगे जाना नहीं चाहिए। 4 से 6 घंटे के अंदर अन्न का पाचन होकर अपना जो शरीर चल रहा है उसके लिए एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का सप्लाई हो जाता है। अब 6 घंटे के बाद भी हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी शॉर्टेज आता है। मतलब जो पहले खाया था उसका एनर्जी निर्माण हो गया, शरीर के कार्य के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो गया। अब हमारे पास एनर्जी नहीं है। कुछ एनर्जी होती है जो हमारे प्रत्येक अंग दोबारा कार्य करने के लिए रिजर्व एनर्जी होती है, रिजर्व। जैसा अभी रिक्शा में कभी बैठे आप, रिक्शा वाला कभी कभी बीच में ही रिक्शा बंद करके नीचे उतरता है, पीछे कुछ ऐसा नॉट घुमाता है और फिर वो चलाता है, माने रिजर्व पेट्रोल रहता है, रिजर्व। वो रिजर्व का बटन दबाता है तभी उसकी रिक्शा चलती है। लेकिन वो रिजर्व कितना चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंप तक जाए तब तक ये रिजर्व का चलता है। अगर वो और 2 घंटा रिक्शा ऐसी चलाएगा तो एक समय आएगा कि पेट्रोल रिजर्व कोटा खत्म होगा और फिर गाड़ी धक्का मार के लेके जानी पड़ेगी, गाड़ी चलेगी नहीं कि रिजर्व कोटा खत्म हो गया। तो अपने शरीर में भी प्रत्येक अंग के अंदर रिजर्व एनर्जी है। जैसा भी जठर है, जठर के अंदर एनर्जी निर्माण हुई, एनर्जी यूटिलाइज हुई, शरीर चल गया, लेकिन फिर भी ये जठर एनर्जी का रिजर्व कोटा रखता है कि दोबारा आहार आया तो उसका प्रोसेस करने के लिए उसके पास एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी रिजर्व कोटा में आती है। हर एक ब्रेन के पास रिजर्व कोटा है, आंखों के पास रिजर्व कोटा है, प्रत्येक अंग के अंदर रिजर्व कोटा रहता है। वो रिजर्व कोटा नहीं यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि दोबारा जब आया अन्न और एनर्जी आई तो उसका उपयोग करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब आप बात आती है कि 6 घंटे के बाद अगर आपने नहीं खाया, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, खाना नहीं खाया, लेकिन आपका शरीर तो चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो एनर्जी तो खत्म हुई। जो अन्न लिया था उसका एनर्जी निर्माण हुई, एनर्जी शरीर के कार्य के लिए उपयोग होगी। अभी 6 घंटे के बाद आप शरीर खाना नहीं खा रहे और शरीर तो चल रहा है, तो क्या होगा,
एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज होगी? बताओ कोई एनर्जी कहाँ से हो, कौन सी एनर्जी उपयोगी होगी? कहाँ से होगी? जो रिजर्व कोटा है वो यूटिलाइज होगी। अब जठर अगर 2 घंटे के लिए रिजर्व कोटा का एनर्जी यूटिलाइज करेगा तो उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी, और दोबारा आपने आहार लिया, जठर में तो गया है लेकिन उसके पास मूवमेंट करने के लिए एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी शॉर्टेज के कारण हमारे शरीर में डाइजेशन का काम ही नहीं होगा। ऐसे प्रत्येक अंग, ब्रेन के अगर रिजर्व कोटा नहीं है तो ब्रेन की भी वही स्थिति होगी। इसलिए हमारे शरीर के एक एक अंग में एनर्जी शॉर्टेज आने से बचना चाहिए। अब समझ में आया बात? एनर्जी कोटा जो रिजर्व कोटा है वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। वो यूटिलाइज, उसमें हाथ डालने से पहले हमने आहार लेना है, और आहार लेते 6 घंटे के बीच, 6 घंटे जैसे होते हैं उस समय आहार लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे आरोग्य के लिए हमें योग साधना नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हमने गड़बड़ी कर दी है, इसके लिए योग साधना करनी पड़ रही है। मानो छोड़कर बाकी कोई योग साधना कर रहा है क्या? लेकिन सब पूरे आरोग्य संपन्न है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मिनिमम मतलब आहार प्राप्ति के लिए जो मूवमेंट हो रही है उनकी, उतनी मूवमेंट के द्वारा हमारा आरोग्य सही रखने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। जितना आहार प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, अभी जो पशु पक्षी है उनको हालचाल करनी पड़ती है ना, तो उतनी मिनिमम हालचाल में उनकी जैसी ऑटो सिस्टम से ये शरीर का आरोग्य रखने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। तो उससे भी बेटर अवस्था हमारे शरीर में है। बट हम जो भी मूवमेंट करेंगे उसी के मिनिमम मूवमेंट में हमारा आरोग्य सही रखने की व्यवस्था भगवान ने रखी है। लेकिन उसके लिए हमें इस जीवन शैली और आहार के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि 4 घंटे के पहले कुछ खाना नहीं है और 6 घंटे के बाद आगे जाना नहीं है। 6 घंटे में दूसरा आहार लेना है। थोड़ा सा आहार तो लेना ही पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। और खाना खाने से पहले आधा घंटा पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के आधा घंटा बाद में पानी पीना है। बीच में पानी पीना है तो घोल घोल के, और ऐसे भी दिन में कभी भी आप पानी पिए, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप घोल घोल कर पानी सलाइवा को मिक्स करके पानी पीते रहोगे तो शरीर में कभी बीमारी आएगी नहीं। इतनी व्यवस्था भगवान ने अच्छी लगाई है, लेकिन हम फायदा नहीं ले रहे और इसी के कारण गड़बड़ी हो रही। चलो अब जब सुनते हैं ना तो कपालभाति करते रहो। आइए अब योग साधना की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। चलो थोड़ा थोड़ा मन में एक पवित्र चिंतन के साथ करना है। लंबा लंबा सांस लेना है और मन में वही चिंतन होना चाहिए, मेरा अंग फ्लेक्सिबल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, चपलता आ रही है, वही चिंतन करना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लंबा लंबा सांस लेना। पंजे आगे पीछे दबा। हमें पता ही रहता है कि भाई हमारे कहीं भी आकड़न नहीं है। उंगलियां टाइट करो, अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे। अब घुटने के लिए क्रिया साधारण है, लेकिन लाभ असाधारण है। ब्लड सर्कुलेशन में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। घुटने की वाटी, अब थोड़ा साइकिलिंग करेंगे। अब दूसरा पाउच, 4 घंटा और 6 घंटा समझ में आया सबके? हाँ,
न तो खाने का समय हो गया है तो थोड़ा समय के बाद खाएंगे, थोड़ा हाथ काम निपटा के खाएंगे, काम निपटा के खाएंगे, ऐसे होते होते 7 घंटा 8 घंटा हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, अंग कमजोर हो जाता है, उसके पास जो रिजर्व कोटा है वो खत्म हुआ, फिर वो कमजोर हो जाता है, उसको खुद को चलने के लिए शक्ति नहीं है। झूला देखो, कोई भी अंग ले लो, लीवर को सदैव चलना है और पूरा शरीर का कार्य करना है, तो खुद को भी चलना है ना, तो खुद के लिए रिजर्व कोटा होना चाहिए। अब आपने खाना नहीं खाया तो रिजर्व कोटा खत्म हो गया, फिर लीवर खुद के लिए कैसे कार्य करेगा। झूला एनर्जी शॉर्टेज जिस अंग में आता है वो अंग उसका कार्य रुक जाता है, फिर उसमें कमजोरी आ जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, फिर वहां बीमारी आ जाती है। हाथ सीधे रखने हैं ऐसे। पानी जब भी पिए सलाइवा मिक्स हो, इतपत गुड़गुड़ 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 मुंह के अंदर करो, घोल लो पानी, हर एक घूंट मुंह में घोलकर पिएंगे तो शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अभी ये तो अपने हाथ में है कि नहीं, पानी चाय पीते आराम से देखो मजा है ना, चाय तो 2-3 लोग बैठे होते हैं, एक घूंट लेते फुल रखते हैं, फिर थोड़ी बातें करते फिर एक घूंट लेते हैं, ऐसे करते करते चाय पीते हैं। लेकिन पानी कैसा पीते हैं, एकदम मतलब 1 मिनट के अंदर लोटा खत्म। और वो भी ध्यान रखो कि पानी ऐसे ऊपर से नहीं पीना है, बॉटल रहती है ना, तो बॉटल से भी मुंह लगा कर ही पानी पीना चाहिए। वो ऊपर से पिएंगे तो बात बेकार बढ़ेगी, ऊपर से नहीं पीना है, और खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठकर ही पानी पीना है। काफी लोगों को ऐसी गलत आदतें हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, बर्तन को मुंह लगाकर ही पानी पियो। अभी ये दुरुस्ती हो सकती है कि नहीं, ऊपर से पानी गिरे तो मुंह लगाकर पानी पीने में कोई डांटेगा क्या आपको, मुंह लगा के क्यों पी रहे हैं? हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं सुधारना करने में कठिन है, लेकिन कुछ चीजें सुधार करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तो कम से कम करो। मुंह में पानी घोलकर पीने में कौन रोकता है आपको? चेंज।
ज़्यादातर आहार की गड़बड़ियाँ हैं। गलत आहार लेने से शरीर में कचरा निर्माण होता है। वो कचरा अपने शरीर के अलग अलग अंगों में जाम हो जाता है, फिर अंग कड़क हो जाते हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है, और मूवमेंट के अभाव से उस अंग को जो कार्य भगवान ने दिया है वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम द्वारा चेंज चेंज पूरा। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, ऐसे 5 बार। पंजे थोड़ा दूरी पर रखा करो, ऐसे ऐसे, नहीं तो लोग ऐसे करते हैं, मतलब वो समय बेकार जाएगा। ऐसे ऐसे थोड़ा दूर रखो। कमर और पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलना चाहिए। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव दे।
चेंज। आगे से कनपट्टी पर दूसरी ओर, अब लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे, गोल गोल घुमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, गोल गोल घुमा, योग साधना करने वाले को किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी पैथी की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे तुरंत एक ने पूछा कि भाई फिर आप लोग ये दवा की दुकान क्यों निकाले? जब दवा लेने की नहीं है तो दवा निर्माण भी, स्वामी जी ने दवा निर्माण की भी फैक्ट्री बनाई है, आप लोग दवा भी बेच रहे हैं, तो क्या सब लोग योग करने लगे? योग शुरू किया तो सब लोग योग करने लगे। मुलुंड के 10-15 लाख लोग हैं, उसमें से कितने लोग आ रहे हैं? अभी आपने यहाँ 20-40 लोग आ रहे हैं, बाकी के तो घर में सो रहे हैं, तो उनको दवा ले मतलब तुरंत। और हमने तुरंत योग शुरू किया तो तुरंत हम मुझ तक पहुँच गए क्या? बीमारी ठीक हो गई? कुछ समय के लिए तो दवा लेनी पड़ेगी। तो ये ना समझना कि दवा बिल्कुल लेनी नहीं है, दवा लेनी है, लेकिन एलोपैथी दवा ना ले लो। आयुर्वेद की हो, यूनानी, होम्योपैथी और दवा पतंजलि की ले लो। मैं आग्रह से बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मतलब चीटिंग नहीं होता है, जो पदार्थ उसमें बोला है उतना ही डाला जाता है। अभी शतावरी कल्प मार्केट में मिलता है, उसमें लिखा जाता है कि 30% शतावर है और बाकी शक्कर है, लेकिन प्रत्यक्ष उसमें 10% भी शतावर नहीं डाला जाता है। ये गड़बड़ कर देते हैं कीमत कम रखने के लिए, तो वैसा पतंजलि में नहीं होता है। तो दवा तो लेनी है, लेकिन जब हम योग करते करते योग में पूरी तरह से समाहित हो जाए तो हमें डॉक्टर और दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में तो दवा लेनी पड़ेगी। अभी थायराइड की ज़्यादा समस्या है तो थायरोग्रिड करके गोली है वो लेनी पड़ेगी। और मैं तो आपको पहले भी बोला है, जो 50 के ऊपर है वो ओमेगा 3, ये ओमेगा 3 की एक कैप्सूल रोज खाए तो आपको बहुत सारी समस्या से दूर रहेंगे। पेनिंग, दर्द, कई अलग अलग प्रकार का दर्द होता है, उसमें भी नहीं रहेगा। लेकिन ओमेगा की गोली आप एक कैप्सूल रोज लेना जरूरी है। 50 के ऊपर सब लोगों ने लेनी चाहिए, घर में जो भी है उनको भी लेने के लिए बोलो। ऐसे अलग अलग दवाई, लीवर है, लीवर ज़्यादा ही डैमेज हुआ है तो कपालभाति करते करते लीवर तो ठीक होगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको लिवोग्रिड लेनी पड़ेगी। लिवोग्रिड करके गोली है। तो ऐसे ये ना मन में रखना कि गुरुजी तो बोलते हैं
कि योग करने वाले को डॉक्टर और दवा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जब शुरुआती दौर में पूरी तरह से हम योग से ठीक नहीं हो रहे तब तक हमें कुछ ना कुछ दवा लेनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखिए। आइए करेंगे प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में हमेशा पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगानी है या अलग अलग पॉइंट्स दबाने हैं। केवल नाक से छींक मारना है, 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, ब्रेन पावरफुल बन रहा है, मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, जो भी समस्या है, उनका पूरा निवारण होता है अकेली कपालभाति से। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब कई सारे जगह मैं देखता हूँ पूरा शरीर हिला देते हैं। शरीर हिलाने की आवश्यकता नहीं, गले के नीचे कोई भी क्रिया ज़्यादा करनी नहीं है, मतलब जानबूझकर करनी नहीं है। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा। ये पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरा शरीर पूरा भारत है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मजबूत है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मजबूत है तो शरीर रूपी भारत में कोई समस्या नहीं आएगी। उपाय साधारण है, केवल छींकना है। कपालभाति और अनुलोम विलोम इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी पेशेंट को डॉक्टर ने अगर बोला है कि अभी इसका इलाज नहीं हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में इसके लिए कोई इलाज नहीं है, अभी उनको शांति से मरने दो, वो पेशेंट भी पहले तो अनुलोम विलोम करते करते फिर कपालभाति करते करते पूरी तरह से ठीक होता है। मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। शुरुआती दौर में बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, तो ऐसी हवन सामग्री बनाई है पतंजलि ने कि वो हवन सामग्री उस पेशेंट के रूम में अगर हम जलाएंगे, हवन के दृष्टि से उस हवन सामग्री को जलाएंगे, अलग अलग रोग आरोग बीमारी के लिए अलग अलग सामग्री है, वो अगर उसके रूम में जलाएंगे तो वो कुछ समय में, मतलब कुछ दिनों में, 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है और फिर वो अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकता है।
ऐसी ऐसी हवन सामग्री है। पतंजलि ने अनेकों प्रकार की, मतलब प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हवन सामग्री है प्राणेष्टि, हार्ट के लिए अलग है, कैंसर के लिए अलग है, लीवर के लिए अलग है, मतलब जो बिगाड़ है उसे दुरुस्त करने के लिए ये हवन सामग्री बनाई है। उस पेशेंट के रूम में उस हवन सामग्री को जलाना है, तो उसकी जो सुगंध है उसके द्वारा उस पेशेंट के शरीर के अंदर जो बिगाड़ है उसको ठीक किया जाता है। जो पेशेंट ना अनुलोम विलोम कर सकता है, ना कपालभाति कर सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है, उसे हवन, उसके लिए हवन सामग्री है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है जो कोई क्रिया नहीं कर सकता है, योग नहीं कर सकता है, उसके लिए हवन सामग्री बनाई है। थायराइड का पॉइंट भी दबाया करो। दोनों हाथों में। बढ़ती हुई उम्र में सभी ने ओमेगा 3 लेना ही आवश्यक है। ओमेगा 3 नहीं मिलती है कभी तो डेली एनर्जी करके है, डेली एनर्जी, वो भी ले सकते हैं कैप्सूल। कपालभाति से पाचन ठीक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी, तो हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं होगी, ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। पाचन ठीक होने से बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, तो हार्ट की हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी, ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी। पाचन ठीक होने से यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी। शरीर में, पूरे शरीर में पेनिंग होता है जब आर्थराइटिस की समस्या होती है, तो ये यूरिक एसिड उसका कारण है। यूरिक एसिड ही बनेगा नहीं पाचन ठीक होने से, तो आर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी। हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पेनिंग हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, वो सब यूरिक एसिड के कारण है। और यूरिक एसिड बनता है अपचन के कारण। पाचन ठीक होगा कपालभाति से। पाचन ठीक ना रहने से अतिरिक्त कफ निर्माण होता है, और ये कफ छाती में और पूरे यहाँ जमा हो जाता है, और कफ के कारण फिर दमा, सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, आँखों की दृष्टि में कमजोरी आना, ब्रेन डिसऑर्डर, तान तनाव आना, कान की सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, इसमें काफ़ी बिगाड़ आ जाता है। पाचन ठीक होगा तो अतिरिक्त कफ निर्माण ही नहीं होगा, तो ये समस्या से हम मुक्त रहेंगे। कपालभाति से लीवर और पैनक्रियाज का व्यायाम होगा। लीवर और पैनक्रियाज पाचक रस बराबर देगा तो पाचन सही रहेगा।
सब बीमारी की एक दवा, कपालभाति करो और पाचन को ठीक करो। शरीर में पूरी दवा की फैक्ट्री है, उसका नाम है खाली हार्मोन्स। अलग अलग अंगों के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निर्मित की व्यवस्था अपने शरीर में भगवान ने लगाई है। शरीर कार्यरत होना चाहिए, शरीर का एक एक अंग कार्यरत होना चाहिए, और उसके लिए हमें कपालभाति ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हार्ट आईबीपी वाले, ब्लॉकेज वाले इलाज कपालभाति है, लेकिन हल्का हल्का कपालभाति करो। आधा घंटे की जगह 1 घंटा करो, 1 घंटे की जगह 2 घंटा करो, लेकिन कपालभाति इलाज है। हार्ट आईबीपी हो या ब्लॉकेज की समस्या, 99% ब्लॉकेज है, लेकिन हल्का हल्का कपालभाति करेंगे तो पाचन ठीक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी। हल्का हल्का इस प्रकार से। फिर झमाझम नहीं करना है, बाकी सब झमाझम ऐसा कर सकते हैं। कपालभाति से पैनक्रियाज का व्यायाम होगा, पैनक्रियाज सही कार्य करेगा, पर्याप्त इंसुलिन देगा, और पर्याप्त इंसुलिन देगा तो शुगर नियमित रूप से उसका यूटिलाइजेशन होगा, शुगर बैलेंस नहीं रहेगी और हाई शुगर की समस्या ही नहीं आएगी। या पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन नहीं देगा तो ज़्यादा इंसुलिन देने से ज़्यादा शुगर जलती है, ज़्यादा शुगर यूटिलाइज होती है तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है, हम खड़े भी नहीं हो सकते, लो शुगर की समस्या आ जाती है। तो ये इसीलिए कपालभाति हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। सांस को पहले अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, अपनी हनवटी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड की समस्या में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होगी। 3 बंद के साथ हमारे शरीर की और हमारे जीवन की सारी कमियां अगर दूर करनी है तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी हम करा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में है, उसके अंदर डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति, उसे हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है और अपने शरीर और जीवन के कार्य के लिए उन्हें कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। सामान्य व्यक्ति के लिए 3 से 5 बार सही है, पर्याप्त है। लेकिन कोई ज़्यादा ही समस्या है, ज़्यादा ही शारीरिक कमजोरी है तो इसे 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं।
अपने शरीर में और जीवन में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में कोई बंध नहीं लगेगा। सांस पहले अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें हिलाना जरूरी है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। ये उज्जाई प्राणायाम भी बाह्य प्राणायाम जैसा ज़्यादा करने से अधिक फायदा होगा। अपना शरीर और जीवन, आचार, विचार, उच्चार पवित्र बनेंगे, वाणी पवित्र बनेगी, वाणी प्रभावशाली बनेगी। अपना प्रेजेंटेशन अगर प्रभावशाली बनाना है तो ये विशुद्धि चक्र, थायराइड सही होना चाहिए। गला सिकुड़ कर नाक से जब सांस अंदर भरेंगे तब आवाज़ होगा। पूरा भरने के बाद जालिंदर बंद लगाएंगे और नाभि का निचला भाग ऊपर खींच के मूल बंद लगाएंगे। 2 बंद लगेंगे। उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगते हैं, एक तो जालिंदर बंद लगेगा और एक मूल बंद लगेगा। 2 बंद के साथ हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। जिनको इस प्रकार से लंबाई नहीं होती है तो छोटा छोटा स्ट्रोक लगाइए। इस प्रकार से देखो, घर में भी दिन भर तो जब याद आए 10-15 बार स्ट्रोक लगाइए। एक आध घंटे के 2 घंटे के अंतराल में याद आए तो ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाए। थायराइड ठीक होगा, और ये थायराइड ठीक होने से हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है, और हार्मोनल बैलेंस रखने का कार्य ये थायराइड करता है। इसलिए थायराइड ठीक होना चाहिए। आइए अब करेंगे सिंहासन। बाहर निकलना है, और जब सिंहासन कर रहे हैं तो अपनी दृष्टि यहाँ मध्य में रहनी चाहिए। ऐसे कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार।
अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, पूरे शरीर के एक एक अंग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई सही होगा। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अद्भुत लाभ है, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, ब्रेन के द्वारा शरीर का पूरा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होगा, शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक तो समस्या आएगी नहीं, अगर है तो वो रहेगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। जब समस्या है, नॉर्मल व्यक्ति को जो हम यहाँ 1 घंटा सवा घंटा कर रहे हैं उतना काफ़ी है। बस खाली कपालभाति थोड़ा अधिक करना है अलग से। लेकिन जब बीमार व्यक्ति है, उसे कोई समस्या है, तो घंटों घंटों कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है और अंग कमजोर हो जाता है। अगर वो दिन रात अनुलोम विलोम करता रहे तो 2-3 दिन के अंदर वापस वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। इतनी शक्ति है इस अनुलोम विलोम में। बस सही ढंग से करना चाहिए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। वात पित्त कफ का बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस मेंटेन करने का कार्य इस कपालभाति और अनुलोम विलोम द्वारा सुचारू रूप से होता है। वात पित्त कफ का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, मेंटेन होना जरूरी है। वात पित्त कफ, ये वात पित्त कफ हमारे शरीर के कार्य के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जब ज़्यादा होते तो हमारे शरीर में गड़बड़ी करते हैं, इसलिए उन पर बैलेंस होना जरूरी है। ये कार्य होता है कपालभाति अनुलोम विलोम द्वारा। अपने शरीर में एनर्जी सेंटर्स है, इनके द्वारा ब्रह्मांड से एनर्जी लेकर अपना शरीर और अपना जीवन का कार्य संपादित होता है। तो ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिव भी होने चाहिए और वो बैलेंस भी होने चाहिए। उन्हें हम चक्र बोलते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, ये सभी एक्टिव भी होने चाहिए और बैलेंस भी होने चाहिए। तो ये कार्य कपालभाति अनुलोम विलोम से, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से सही ढंग से संपादित होगा। अपने शरीर में, शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उनका भी बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस मेंटेन करने का कार्य कपालभाति अनुलोम विलोम द्वारा, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा संपन्न होता है।
लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे। भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव, ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस बने। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, प्रणव स्थिति। अपने ऐप एक्टिवेट होते रहेंगे। जब जितना हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे, ऐप एक्टिवेट होते रहेंगे और अपने जीवन कार्य सहज बन जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते हुए धीरे धीरे आइए अब करेंगे थोड़ा सा आसन। पहला शुरुआत करेंगे मरकट आसन। शुरुआत करें। दोनों हाथ कंधे से समांतर, पाँव घुटने में मोड़ना है और लेफ्ट राइट, घुटने लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। धीरे धीरे घुटने राइट साइड में लाइए। अभी रुकने का समय नहीं अपने पास। चेहरा उल्टी दिशा में और क्रिया करते समय पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना। अपनी अपनी क्षमता अनुसार लेफ्ट राइट करें। जब घुटने पर घुटना रहेगा, पूरा कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को, रीढ़ की हड्डी, हार्ट और लंग्स, थायराइड, सभी का व्यायाम होगा। बड़ी सुंदरता से, बड़ी सहजता से। बहुत सुंदर। खड़िए, प्रयास करें घुटने जोड़ कर रहे। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते समय घुटने साथ साथ चले।
घुटने साथ साथ चले, प्रयास करें, घुटने अंदर छोड़कर ना चले, करिए थोड़ा, पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है बड़ी आसानी से। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले और फिर घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। अब राइट साइड में जाइए, वहीं पर भी एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना छुएगा। चेहरा उल्टी दिशा में, संपूर्ण व्यायाम। शरीर का ज्यादा से ज्यादा अंगों का व्यायाम होता है मर्कट आसन में। रुकेंगे। अब करेंगे कंधर आसन। एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए ऊपर उठना है, थोड़ा रुकना है, लेकिन अपने पास समय नहीं है तो आप ऊपर नीचे करते रहेंगे और ऊपर की थोड़ा सा दबाव डालेंगे। बहुत सुंदर। कभी भी कमर दर्द नहीं होगा, पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा, घुटने की समस्या नहीं आएगी। रुकेंगे। अब पांव सामने फैला दीजिए, हथेलियां शरीर के बाजू में रखो। अब करेंगे अर्धा हलासन। राइट पांव 90 डिग्री उठाए, राइट पांव 90 डिग्री उठाए, वापस नीचे लाए और जमीन पर टिकाना नहीं। लेफ्ट पांव ऊपर उठाए 90 डिग्री, वापस आए। ऐसे लेफ्ट राइट करो और पांव जमीन पर नहीं टिकाना है, ऊपर से ही ये करना है, क्रिया करनी है। कमर दर्द है तो एक पांव से करें, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पांव से करें। हर बार पांव के पंजे जमीन पर नहीं टिकाना है, मतलब जमीन का सहारा नहीं लेना है, वो कंट्रोल करना है पेट की मांसपेशियों द्वारा। तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। लेफ्ट राइट या दोनों पांव से। अपनी अपनी मर्यादा में करना। विश्राम। अब थोड़ा खुद को रोल करो, पवन मुक्तासन की स्थिति में रोल करो। आगे पीछे, लेफ्ट राइट। थोड़ा समय ये सभी क्रिया करेंगे तो सब दुख दर्द खत्म, कहीं भी पेनिंग नहीं। विश्राम। अब पेट के बना पहला करेंगे मकर आसन।
विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, गति देकर धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और थोड़ा गति देकर करेंगे अपनी अपनी मर्यादा में। कोणीय सीधी होगी। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठे। खड़े हो जाएंगे। पूरा ऐसा बैठ जाइए। शवासन। पूरा शरीर ढीला छोड़ना है।
विश्राम, बाई करवट लेके बैठ जाए।